बड़ा अहम फैसला आया जी आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। जो मामला जस्टिस बंदियाल साहब की कोर्ट ने लटकाया हुआ था, उसका बिलाखिर फैसला आ गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल को गैर आइनी करार दिया है और उन्होंने आर्मी एक्ट में मौजूदा शिक 21D और 59(4) को आइन से मुतसादिम करार दिया है। अगर किसी शहरी का फौजी अदालत में ट्रायल शुरू हो गया, वो भी कालदम यानी कि तहरीक इंसाफ के जो 102 लोग पकड़े गए थे उनको अब उन्होंने कहा है कि जो कि मिलिट्री ट्रायल जिनका शुरू हो चुका है, बेसिकली कल ही खबर आई थी कि वो मिलिट्री ट्रायल शुरू हो चुका है 102 लोगों का, वो भी कालदम करार दिया गया और सिविलियंस के फौजी अदालतों में होने वाले किसी ट्रायल की कोई कानूनी हैसियत नहीं होगी। ये फैसला है। इसका मैं आपको थोड़ी इंग्लिश पढ़ के भी सुना देता हूँ। इसमें लिखा है, इट इज़ हेयर बाय डिक्लेयर्ड बाय मिस्टर जस्टिस इजाजुल एहसन, मिस्टर जस्टिस मुनीब अख्तर, मिस्टर जस्टिस सैयद मजहर अली अकबर नकवी एंड मिसेस जस्टिस आयशा मलिक that clause D of section 1 of section 2 of the Pakistan Army Act 1952 in both of its subclauses 1 and 2 and subsection 4 of section 59 of the said act are ultra vires the constitution and of no legal effect. उन्होंने ये भी लिखा है कि without prejudice to the generality of the foregoing, the trials of civilians and accused persons being around 103 persons, वो जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ वाले हैं, who were identified in the list provided to the court by the learned Attorney General for Pakistan by the way of CMA this and that, and other persons who are now or may at any time be similarly placed in relation to the events arising from and out of 9th and 10th May 2023 shall be tried by criminal courts of competent jurisdiction established under the ordinary or special law of the land in relation to such offences of which they may stand accused. ये भी लिखा है कि it is further declared that any action or proceeding under the Army Act in respect of the aforesaid persons or any other persons so similarity placed including but not limited to trial by court martial are and would be of no legal effect. आर्मी एक्ट के अंदर ऑब्वियसली मेरे सामने प्रोविजंस पड़ी हुई हैं, पहले भी आपको पढ़ के सुनाई, जिसके अंदर सिविलियंस का जो ट्रायल है, वो सिविलियंस जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स पे हमलावर होते हैं, वो सिविलियंस जो कि जासूसी में मुलविस पाए जाते हैं, इवन वो सिविलियंस भी सिविलियंस कहलाएंगे जो कि फ़ौज से रिटायर हो जाते हैं, फ़ौज के अफसर जो रिटायर हो जाते हैं, उन सब का 1952 के एक्ट के अंदर ये 67 में गालबन ये क्लॉज ऐड की गई थी 1967 के अंदर, 1952 के आर्मी एक्ट के अंदर, कि इन तमाम सिविलियंस का जो ट्रायल है ये मिलिट्री में होगा, मिलिट्री ट्रायल में होगा, मिलिट्री कोर्ट्स में होगा, क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त मिलिट्री से है। मिलिट्री के इंस्टॉलमेंट में हमला किया, मिलिट्री के राज खोल दिए, मिलिट्री के अंदर से कुछ जासूसी कर दी। अब हुआ ये कि एक तो मैं आपको बता दूं बावसौक ज़राए से, ऑब्वियसली अफवाज पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर है इस फैसले को लेकर, और उनको लगता है कि इस फैसले ने, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने, मैं जजेस पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सुप्रीम कोर्ट पे भी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ फैसले की मेरिट पे बात कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने अफवाज पाकिस्तान की हतक की है, क्योंकि ये 102 लोग जो थे 9 मई के मामलात में जो पकड़े गए थे, इनका ट्रायल भी शुरू हो चुका था, और ये एक बड़ा इन्होंने उनको धचका लगा है कि जिस तरह का फैसला है। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये अंडरस्टैंडिंग है कि शायद इन 102 लोगों का अगर आप ट्रायल स्पेशल कोर्ट में भेज देते, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला, वो कहता है कि ये फॉल नहीं कर रहा मिलिट्री एक्ट के इन क्लॉजेस के थ्रू, तो मामला कुछ और होता। लेकिन आपने तो ये कह दिया आज इस फैसले के अंदर कि मिलिट्री एक्ट की शिकें जो सिविलियंस पे लागू होती हैं ये हैं ही गैर कानूनी। इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, लाखों लोग मिलियंस में काम कर रहे हैं एज सिविलियंस, एज कॉन्ट्रैक्टर्स, ख्वा वो टाइप राइटर की जॉब कर रहे हैं मिलिट्री के पास, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के पास, ख्वा वो टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब कर रहे हैं, ख्वा वो कैंटीन के कॉन्ट्रैक्ट, वो अंदर तक जो घुसे हुए हैं लोग, इवन सिविलियंस से तो ऑफिसर्स भी लिए जाते हैं ISI वगैरह में। तो ये जो सिविलियंस, प्योरली सिविलियंस हैं, ISI को भी छोड़ दें अभी, उनको तो मिल गई है ग्रीन चिट कि आप जो चाहे करें, आप मिलिट्री के राज अंदर से बाहर अफशा करें, आप हिंदुस्तान को दें, आप इजराइल को दें, आप जब आप सिविलियन हैं, डजंट मैटर कि आप मिलिट्री के साथ काम कर रहे हैं, मिलिट्री की जुरिस्डिक्शन में काम कर रहे हैं, कैंट के अंदर काम कर रहे हैं, आज के फैसले से आपको ग्रीन चिट है, आप जो चाहे करें। आप क्योंकि सिविलियन है इसलिए आपके ऊपर तो कोई केस चलेगा नहीं मिलिट्री एक्ट के तहत, आम केस चलेगा। और आपको पता है कोर्ट्स का क्या आलम है, या तो एंटी टेरर कोर्ट जो है उसका जज कांपरा होता है बहुत से केसेस के अंदर, और वो कहता है जी ना मेरा नाम बताएं या केस ही चेंज कर दें, और गवाही कहाँ से आती है और कहाँ से नहीं आती है, और स्टे किस तरह मिलता है और जमानतें किस तरह हो जाती है। वो तो क्लीन चिट मिल गई उन तमाम लाखों सिविलियंस को जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स में काम कर रहे हैं, और वो इस फैसले से बहुत खुश होना चाहिए, और उनको ब्रेक कॉम्प्रोमाइज़ करवाना बहुत आसान हो गया।
दूसरा, वो मिलिट्री के अफसर्स, ख्वाह वो जनरल रैंक के हों या कर्नल रैंक के हों, जो रिटायर हो जाते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद चलता है पता कि इन्होंने मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ काम किया, तो अब मिलिट्री कोर्ट्स में उनका ट्रायल भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोर्ट ने ये डिसीजन दे दिया है कि सिविलियन, जब एक मिलिट्री का ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो ही फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिविलियन, तो वो तो उसका ट्रायल अब हो ही नहीं सकता मिलिट्री कोर्ट के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप इन दोनों कैटेगरीज को आम कोर्ट के अंदर लेके जाएंगे, मतलब वो लोग सिविलियंस जो हाजिर सर्विस काम कर रहे हैं लेकिन हैं सिविलियंस मिलिट्री के पास, या वो अफसर जो रिटायर हो चुके हैं मिलिट्री से लेकिन वो अब सिविलियन बन चुके हैं, अब इस फैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के जब उनका केस चलेगा ओपन कोर्ट के अंदर, ख्वाह वो एंटी टेरर कोर्ट हो, क्योंकि मिलिट्री कोर्ट के अंदर तो रखा इसलिए जाता है कि वहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी से मुंसलिक राज हैं जो डिस्कस होते हैं, जो उसने बंदे ने डिस्क्लोज किए होते हैं या उस पर इल्ज़ाम होता है, ताकि दुनिया को पता ना चले, पाकिस्तान की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। लेकिन अब इस फैसले की रोशनी में वो सिविलियंस जो मिलिट्री में काम कर रहे हैं या वो रिटायर्ड अफसर जो सिविलियन बन जाएंगे, उनके ऊपर केस ओपन चला करेगा। अब जो उन्होंने जासूसी की है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर को ब्रीच किया है, वो सब बताएंगे, दलाइल दिए जाएंगे, इधर से मिलिट्री का वकील दलाइल देगा कि इस तरह ब्रीच किया है, तो आपके दुश्मन जो है और आपके मीडिया उसको पूरा रिपोर्ट करेगा और वो सबको पता चल जाएगा कि जनाब ये ब्रीच किस तरह होता है, ब्रीच किस तरह हुआ, किस तरह नहीं। इस फैसले ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों के नज़दीक ये किया है। दूसरी तरफ ऑब्वियसली लोग कहेंगे कानून का बोलबाला हुआ है। एहसन और सलमान अगरवाल साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा जी बहुत बोलबाला हुआ, लेकिन ये फैसला इमरान खान के भी खिलाफ है। इमरान खान जिन्होंने अपने दौरे हुकूमत में सैकड़ों लोगों के ऊपर मिलिट्री के ट्रायल चले, उनके दौर में सैकड़ों सिविलियंस के ऊपर, इमरान खान ने एक दफ़ा क्रिटिसाइज़ नहीं किया बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर कि ये गलत है। उनके दौर में 25 से ऊपर सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सजाएं हुई, इमरान खान ने एक दफ़ा वो झंडा बुलंद नहीं किया इंकलाब का जो आज कोर्ट में वो बुलंद कर रहे थे। जब बात आई है अपने ऊपर तो ऑब्वियसली अब ये असूल वजह हो गए और अब इंकलाब याद आ गए और अब लग रहा है कि सिविलियन, मतलब इससे ज़्यादा पॉलिटिकल हिपोक्रेसी, इससे ज़्यादा यानी कि पॉलिटिकल अपॉर्चुनिज्म, और उसके बाद हम सब लीडर्स भी हैं इस मुल्क के अंदर, हो नहीं सकता कि जहां आपके इंटरेस्ट को हिट हो रही हो वहां पे तो आपने उसको चैलेंज कर दिया है। और जब आप खुद प्राइम मिनिस्टर थे और उस वक्त तो आप एक पेज पे थे या जो भी बने हुए थे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के, उस वक्त आप कह रहे धड़ाधड़ सिविलियंस को लाई जाओ, इनका मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना चाहिए। अब आप खुद आपकी गर्दन शिकंजे में आई हुई है तो आपने कहा कि जी ये तो मैं इसको चैलेंज कर दूं। ये तो है पॉलिटिकल हिपोक्रेसी इस मुल्क में सियासतदानों की और लीडरशिप की, और ये आपको हर सियासतदान में बदरजा उत्तम नजर आएगी। इमरान खान इज़ नो एक्सेप्शन। दूसरा बड़ा अहम काम जो हुआ वो आज साइफर केस जो है उसमें इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर लगी है फ़र्द जुर्म। फ़र्द जुर्म मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उनके मुतालिक ये कहा गया है, इमरान खान साहब को कहा गया कि आपने बतौर वज़ीर-ए-आज़म गैर कानूनी तौर पर साइफर अपने कब्ज़े में रखा और फिर इस खुफिया दस्तावेज़ को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। आप ताज़ीरात पाकिस्तान की शिक 34 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 और 9 के तहत इमरान साहब जुर्म के मुर्तकिब ठहरे हैं। और इमरान खान को यह भी कहा गया कि साइफर पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान इंतहाई खुफिया दस्तावेज़ थी। वजारत खारजा की तरफ से साइफर आपको भेजा गया, आपने पास रखा और वापस नहीं भेजा। आपने बदनीति की बुनियाद पर इमरान साहब साइफर अपने हक में इस्तेमाल करते हुए कौमी सलामती खतरे में डाला। यह भी कहा गया उस चार्जशीट में कि इमरान खान आपने खुफिया दस्तावेज़ को ममनुआ मुकाम यानी सियासी जलसे में गलत तरीके से इस्तेमाल किया, साइफर की खुफिया मालूमात को गैर ज़रूरी अफराद तक पहुँचाया, रियासत के मफादात के खिलाफ मालूमात आगे इस्तेमाल करने के आप मोहजाज नहीं थे। वजारत खारजा ने एतमाद करते हुए साइफर आपको फराहम किया। आपने साइफर अपने पास रखते हुए सियासी मकासद के लिए उसको इस्तेमाल किया। आपने इस अमल से साइफर और मुल्की सिक्योरिटी निज़ाम पर समझौता किया। आपके इस अमल से रियासत पाकिस्तान की सलामती मुतासिर हुई। 28 मार्च 2022 को बनी गाला मीटिंग में शरीक मुलजिम शाह महमूद के हमरा मजमूम मकासद के लिए साइफर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की गई। इसमें चेयरमैन PTI ने फ़र्द जुर्म की सह से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि झूठा, मनगढ़ंत और सियासी इंतकाम मबनी केस है, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। और शाह महमूद ने भी इसके जुर्म की सह से इनकार किया। अलबत्ता ट्रायल अभी शुरू हो चुका है, लेकिन साथ ही तहरीक इंसाफ ने इसको हायर कोर्ट के अंदर फ़र्द जुर्म को चैलेंज भी कर दिया। मेरे साथ अहमद अवैस साहब, मज़हर अब्बास साहब, या फरीद साहब माहिर कानून मौजूद हैं। मुसद्दिक मलिक साहब मुझे बताया गया शायद वो भी पहुँच पाएंगे। अहमद अवैस साहब, खुशी का दिन है आपके लिए आज ये जो फैसला है। जी हाँ, मेरे लिए खुशी का दिन यकीनन है, और लेकिन आपने जिस खूबसूरती से और जिस जोश व जज्बा के साथ और जिस रिजेंटमेंट के साथ ये सारा फैसला, उसकी सारी डिटेल्स सुनाई हैं, मुझे तो ऐसा लगा कि आप गलत जगह पे आ गए। आपको तो फ़ौजी अफसर होना चाहिए था। अच्छा, ठीक।
जो आपका अंदाज था माशाल्लाह। सर बहरहाल एक बात यह है कि मिनट देखिए सर, मैं आपको बताऊं, एक मिनट सर, एक मिनट मैं इसका जवाब पहले, आपने बड़ी अच्छी बात की, फिर आपने कंटिन्यू करना है। 4.25 साल जब इमरान खान बगल बच्चा बने हुए थे जनरल बाजवा के, उस वक्त आपको ख्याल नहीं आया कि इमरान खान को तो कोई फील्ड मार्शल होना चाहिए था? मैंने तो मिलिट्री से कोई इंसेंटिव नहीं ना लिया, कोई प्राइम मिनिस्टरशिप, कोई और कोई ऐसा इंसेंटिव ले लिया उस वक्त आपको? सर अगर तो उस वक्त आपको ख्याल आया था फिर मैं मान लेता हूं कि मुझे मिलिट्री में होना चाहिए था। अगर आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया जब इमरान खान नीचे लगे हुए थे जनरल बाजवा के, और वो क्या जो कुछ वो कर रहे थे उनके साथ, और जो एक्सटेंशन दे दे के कानून बना रहे थे, मुल्क की धज्जियां उड़ा रहे थे कानून की, अगर आपको उस वक्त ख्याल नहीं आया तो फिर आपने बड़ा सर बायस्ड ओपिनियन दिया मेरे मुतालिक। लेकिन चले, आप बुजुर्ग हैं, जो चाहेंगे जी कंटिन्यू सर। नहीं अच्छा, नहीं ऐसी बात नहीं। मैं वैसे आपको ये बता दूं कि वो इमरान खान जनरल बाजवा के नीचे नहीं, बल्कि बीइंग प्राइम मिनिस्टर जनरल बाजवा हों या जितने अदारे हैं और जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो तमाम एट द डिस्पोजल ऑफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, एक्सेप्ट कि जो पार्लियामेंट है। और उनका ये भी काम होता है कि प्राइम मिनिस्टर की मेजॉरिटी ना हो तो एजेंसियों को कह के बंदे पकड़ के लाओ, जोदे कोप करो, एमएनएस को हरास करो, उनको लेके आओ, इमरान खान के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के नंबर पूरे करो। ये भी काम होता है सर फौज का, जो इमरान खान ने करवाया उनसे। बिल्कुल सर, ये इमरान खान तो मैं कहता हूं कि जनरलों के जर्नैल है सर। मुझे आप फौजी कह रहे हैं ना, वो तो उन्होंने जो काम फौज से करवाया है, फौज की भी क्रेडिबिलिटी तबाह की, अपनी भी क्रेडिबिलिटी तबाह की। सर आपको अपनी एनक से नजर नहीं आ रहा इमरान खान फौजी, इमरान खान जर्नैल, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के, अब मैं क्या लफ्ज यूज करूं यहाँ पे? जी नहीं, आप एंकर पर्सन हैं, आपको तो बड़े खुले दिल से चलना सर। मैं तो बड़े खुले दिल से एनालिसिस किया, उसको भी आपने जोड़ दिया किसी और चीज के साथ। लेकिन चले आप कंटिन्यू करें। जी जी जी। नहीं, मैं जोड़ा आपने नहीं तो है, मुझे मेरी गुफ्तार की आजादी छीन ली। मैंने आपको सिर्फ एक जनरल सी बात बताई है कि ऐसे होगा। नहीं, मे बी आई एम रॉन्ग। सिविलियंस का, फौजी सिविलियंस जो है उनका ट्रायल खुलेआम होगा, कोई मसला नहीं होगा। आपने भी कहा कि उस जमाने में जब ये इनको मिलिट्री ट्रायल किए गए थे सिविलियंस के, तो इमरान खान क्यों खामोश रहा? तो मैं कहता हूँ दुरुस्त है, नहीं खामोश रहना चाहिए था। लेकिन क्या पीडीएम की और क्या नून लीग की जो लीडरशिप है, मियाँ साहिबान, ये इन्होंने आवाज़ बुलंद की थी कोई? सर ये मैं इनसे पूछूंगा ना, आप इमरान खान के जुराइम की जवाबदही तो आपने देनी है ना सर। आपने पीएमएलएन के रिप्रेजेंटेटिव तो आप नहीं है ना सर। देखिए, मैं पूछूंगा तसल्ली रखे, मैं किसी के नहीं, मैं तो किसी की वैसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मैं आपको वैसे बताऊँ, देखिए जो पॉजिटिवली जिस बात को देखने की बात है कि पाकिस्तान का आइन एस्टेब्लिश हुआ कि ये सुप्रीम है, और आइन के तहत जो अदारे हैं उन्होंने आइन की पासदारी करनी है। आर्टिकल 10A जो है वो फेयर ट्रायल के मुतालिक जो तरीक़ेकार बताता है, ठीक है, वो आर्मी एक्ट के तहत जो ट्रायल है वो उससे मुतसादिम है। ये इसलिए क्योंकि वो ये जो एक्ट बना था ना, ये आपको पता है, ये सारा जो है जब अंग्रेज़ यहाँ पे इम्पेरियलिस्ट थे और ये इलाका जो था ये कॉलोनी था उनका, तो उन्होंने ये इस किस्म के आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। लेकिन अवैध साहब, जो 2 पॉइंट्स मैंने उठाए हैं कि अब सिविलियंस जो मिलिट्री इंस्टॉलमेंट्स में काम कर रहे हैं, या जो हाजिर सर्विस जो जब रिटायर हो जाएंगे, उनके केसेस जब ओपन में चलेंगे, तो आपको कुछ नहीं लगता कि सिक्योरिटी ब्रीच वगैरह होगा? सारे बातें नहीं होगी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। जी जी। मुझे इत्तफाक से एज प्रेसिडेंट ऑफ द हाई कोर्ट बार और उसके बाद बहुत सारी सेमिनार के पेश नज़र मुझे इंडिया जाने का इत्तफाक हुआ, और मैंने वहाँ पे ये देखा कि वहाँ पे तमाम जो बंदे कहीं भी फ़ौजी इंस्टॉलेशन में कहीं भी काम कर रहे हैं, एक तो उनका वो फ़ौजी ट्रायल नहीं हो सकता, नंबर 1। नंबर 2 कि जिनका फ़ौजी ट्रायल होता भी है, वो उनका भी राइट टू अपील डायरेक्ट जो है वो हाई कोर्ट में है। वो तो सर यहाँ पे भी है ना, होता है, यहाँ पे राइट टू अपील तो है ना। जब आप नहीं, यहाँ पे नहीं, वो इस तरीके से नहीं है। लेकिन बहरहाल ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये वहाँ पे ऑलरेडी मैं इंडिया की मिसाल में तो आपसे लॉजिक के ऊपर एक सवाल किया था, लेकिन आपको लगता है कि आज तारीखी फैसला बिल्कुल ठीक है सर? आप बिल्कुल ठीक है, ये तो अच्छी बात होगी आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। जी सर बोले, वैसे बोले सर, कंप्लीट कर लें। अच्छा, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि देखिए, मुल्क को हारमोनियस अंदाज में चलाने के लिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट है, उसके सबसर्विएंट होना पड़ेगा हर शख्स को, हर अदारे को और हर इंस्टीट्यूशन को। बिल्कुल ठीक, तब ही वो सही सर, ये आपका पॉइंट आ गया। मैं जरा एक और पॉलिटिकल राय ले लूं और उसके बाद मैं लीगल राय भी लूंगा। लेकिन अगर मुसद्दिक साहब आप इतराज़ ना करें, मैं क्विकली अगर याया फरीद साहब,
पाकिस्तान का आइन की सुप्रीमेसी कायम हो गई है, आपको कोई इतराज़ तो नहीं आज? देखें, आज का जो फैसला है वो उसके बहुत अनइंटेंडेड एंड फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। ये 103 लोगों का फैसला नहीं था और इसके पॉलिटिकल और लीगल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज तो कॉमन सेंस बताती है कि ऑलरेडी हमारी सोसाइटी पोलराइज्ड है, इंस्टीट्यूशन में फ्रिक्शन थी, और जब भी किसी इंस्टीट्यूशन की सैंक्टिटी या रेपुटेशन या इंडिपेंडेंस का सवाल आता था, सारी इंस्टीट्यूशंस अपने आप को सेफ गार्ड करती है। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस की अदालत के बाहर वकीलों ने प्रोटेस्ट की थी और चंद वकील अग्रेसिव हुए थे, तो जितने भी वहां वकील थे उन सब के ऊपर सेक्शन 780A का पर्चा कट गया था। टेररिज्म के केसेस चले थे, बेल्स रिजेक्ट हो गई थी, 2-3 महीने लॉयर्स को जेल में रहना पड़ा था। उस वक्त भी आपकी ऑर्डिनरी कोर्ट थी, पीपीसी के अंदर प्रोटेस्ट की उस वक्त भी सजा थी, लेकिन एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देने की वजह से सेक्शन 780A का यही साहब, मुझे पर्चा एक बात कटा था। बताएं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अगर पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम तो मौजूद है ना, उस पर हम ट्रस्ट क्यों नहीं कर सकते कि 9 मई के जो मुल्जिमान हैं उनको वहाँ पे भी तो एक लंबा ट्रायल का प्रोसेस है ना, उनको कौन सा आज़ादी मिल रही है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये दोनों शिकें जो हैं ये स्ट्राइक डाउन करते हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? देखिए, फर्क तो एक आयरॉनिकल आज एक आयरॉनिकल फैसला भी है, आयरॉनिकल बात भी हुई कि जो विक्टिम्स हैं, जो एक्यूज पर्संस हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर रहे हैं कि हमने ऑर्डिनरी कोर्ट्स में नहीं जाना, ऑर्डिनरी कोर्ट्स में हमें फेयर ट्रायल नहीं मिलता, नहीं, हमारा लेकिन मिलिट्री ये जो कोर्ट के अंदर ही विक्टिम्स फैसला है ना, करवा दें। मैं आपको बता दूं, इनके मुतालिक शक हुआ सुप्रीम कोर्ट को कि ये इनका जो एफिडेविट है ये किस तरह हुआ है। तो उन्होंने पूछा तो उनके ना वकील मौजूद थे ना कोई, वो वेरीफाई नहीं हो सका कि ये वो थे। लेकिन आप उसको छोड़ें सर, आप ये बताएं ना कि इससे कौन सी नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है आपके ख्याल में? अगर सिविलियंस का ट्रायल, खा वो मिलिट्री में काम करें, रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, उनका अगर सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा तो प्रॉब्लम क्या है या साहब? देखिए, प्रॉब्लम सर ये है कि क्रक्स ऑफ द मैटर ये है कि आपने सिर्फ इस बात को डिसाइड करना था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होता है वो ड्यू प्रोसेस को फॉलो करता है, जो फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A कहता है या नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने ऑलरेडी एक पिटिशन पेंडिंग पड़ी हुई है पेशावर हाई कोर्ट की, जिसके अंदर यही केस, इसी तरह के इश्यूज डिबेट होने थे। बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उस फैसले का उस केस का फैसला कर देता, बिकॉज उसके अंदर आप जो रेलेवेंट क्वेश्चंस थे उसको एड्रेस करते कि फेयरनेस इन ट्रायल्स में फेयरनेस है या नहीं। और एक पहली बार पाकिस्तान की जुडिशियल हिस्ट्री में ये डिसाइड हो जाता कि मिलिट्री कोर्ट्स जो है वो फेयर ट्रायल देते हैं या नहीं, और अगर नहीं देते तो वो कौन से प्रोसीजर्स हैं जो फेयरनेस नहीं इंश्योर करते, और आप उन प्रोसीजर्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं इनको फेयर बनाने के लिए। तो आप इस फैसले से ज्यादा खुश नहीं है या ये सर आप ये कह रहे हैं? देखिए कामरान साहब, देखिए ये जो मिलिट्री कोर्ट्स की जुरिस्प्रूडेंस है या ये जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स की जुरिस्प्रूडेंस है, ये कोई आम मामला नहीं था कि आप 184(3) की पिटीशन के अंदर उसको डिसाइड कर दें। ये जैसे सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर एक फैसला किया जिसमें उन्होंने जितने भी वकील थे उनकी राय आई, एक कंटेंशियस एक हियरिंग हुई जिसके अंदर आप फाइनल कंक्लूजन पे पहुंचे। ये पेशावर हाई कोर्ट की जो पेंडिंग अपील पड़ी, मुझे एक बात बताइए, अब इसका जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का फैसला आया उसकी रोशनी में अब इसकी अपील हो सकती है लार्जर बेंच के सामने, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। और ये फुल कोर्ट भी हो सकता है, फुल कोर्ट भी आ सकता है इस पे? जी बिल्कुल। देखें, इसमें तो इनफैक्ट जो पिटिशनर्स थे उनकी ये डिमांड थी कि फुल कोर्ट इस पे बैठा जाए और फुल कोर्ट इसको डिसाइड करे और 5 जजेस ना डिसाइड करे, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट मुसद्दिक मलिक साहब, एक पॉलिटिकल ओपिनियन ले लूं, आप कह रहे हैं कि इस पे अपील होगी। अब मुसद्दिक मलिक साहब, आज का तारीखी फैसला है बकौल तहरीक इंसाफ के, आपकी क्या इस पे राय जनी है? मेरा ख्याल है जी, ये इस मुल्क में हर एक को ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए और एक तरीक़ाकार के ज़रिए लोगों को सज़ाएं मिलनी चाहिए। सिर्फ़ उस चीज़ की सज़ाएं मिलनी चाहिए जो उनका जुर्म हो और उसके बाहर नहीं मिलनी चाहिए। ये बात तो बिल्कुल क्लियर है। आज मुझे ऐसा लगा, मैं आपको मालूम है कि मैं कानूनदान नहीं हूँ, ना मैंने अभी तक फ़ैसला पढ़ा है कि मैं उस पर तबसरा कर सकूँ, लेकिन मुझे बज़ाहिर ऐसा लगा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ले ली है। ना सिर्फ ज़िम्मेदारी अपनी ले ली है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने जितनी भी ज़ेली अदालतें हैं, आला अदलिया, हाई कोर्ट्स और हाई कोर्ट्स के तहत चलने वाली तमाम अदालतें जो हैं, उनकी ज़िम्मेदारी ले ली है। क्योंकि ज़्यादातर मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो मुकदमात चलते हैं उनका ताल्लुक़ या बगावत से होता है, म्यूटनी से होता है, बगावत पे उकसाने से होता है, या किसी ऐसी चीज़ से होता है जिसमें मुल्क की सलामती जो है वो ख़तरे में पड़ जाए। अब हमारे यहाँ, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, चंद साल पहले एक केस की 100वीं सालगिरह मनाई गई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में। तो आप सोचिए कि जिस मुल्क में 100वीं मुल्क को बने हुए 75-76 साल हुए हैं,
और केस को चलते हुए 100 साल हो चुके थे और फिर उसके लिए एक केक शायद काटा गया। तो अब आप आज जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है कि अब ऐसा नहीं हुआ करेगा। अब जब ख़ास तौर पे ऐसे केसेस जिनमें मुल्की सलामती जो है वो बिल्कुल आपके सामने खड़ी हो, उसमें तमाम ज़ेली जो अदालतें हैं और जो अदालती निज़ाम है, इंसाफ मुहैया करने का निज़ाम है, वो एक्सपीडियंट ड्यू प्रोसेस के ज़रिए सज़ा जज़ा जो है उसको मुकर्रर करेगा। और ऐसा नहीं होगा कि चलते रहें 20-20 साल 30-30 साल केस, क्योंकि जब आप इन स्पेशल कोर्ट्स की बात करते हैं तो वो स्पेशल लोग भी आपकी नज़रों के सामने आ जाते हैं जिन्होंने आर्मी मिलिट्री स्कूल के अंदर वो बच्चों को आग लगा दी थी, उनके वो भी टीचर्स को सिविलियंस आग ही थे, लगा दी थी, लोगों को शहीद कर दिया था। जी वो दहशतगर्द, क्योंकि आप हमारे यहाँ दहशतगर्दी से भी हम डील करते हैं, तो वो दहशतगर्द जो हैं जो आते हैं होते तो वो सिविलियन हैं, उनका किसी फ़ौज से ताल्लुक़ नहीं होता। तो आज एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी जो है मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने ले ली है और उम्मीद ये है कि अगर यही फ़ैसला है तो एक कंप्लीट रीहॉलिंग यानी कंप्लीट रीस्ट्रक्चरिंग होगी अदालतों की और हमारे निज़ाम पुलिस के निज़ाम की। और ये ज़िम्मेदारी आज सुप्रीम कोर्ट ने ली है तो मुझे उम्मीद है कि वो ज़िम्मेदारी निभाएंगे। अगर नहीं निभाएंगे तो कल को जब दहशतगर्द आएंगे और आपके हमारे बच्चों को आग लगाएंगे, शहीद करेंगे, तो ज़्यादातर तो देखने में ऐसा आया, मैं ये नहीं कह रहा कि हर मर्तबा ऐसा होता है या हर दफ़ा ऐसा होना चाहिए, मगर देखने में ये आया है कि पुलिस भी भाग जाती है। यानी पुलिस के लोग अपनी ज़िंदगियां बचाने के लिए केपी में सुनने में आया था भत्ता दे रहे थे दहशतगर्दों को, टीटीपी को भत्ता दे रहे थे। तो अगर पुलिस भत्ता देने लग जाती है, अगर आम जो और एंटी टेरर कोर्ट के जज जो है वो किस हद तक उन टेररिस्ट को डील कर सकेंगे, ये भी एक सवाल है। जी वो यही मैं कह रहा हूँ कि अब एक पूरा सवाल जो उठा है, अब तो सवाल तो की बात तो नहीं रहेगी ना, अब तो जवाब की बात आ गई। आज सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद मुझे ये है कि वो तमाम मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं जिनके नीचे ये तमाम ज़ेली अदालतें होती हैं उनको हुक्म सादिर करेगी कि आप अदालती निज़ाम को मौसर बनाएं और एक प्रोसेस ऐसा बनाएं जिसमें ड्यू प्रोसेस हो मगर एक टाइमली तरीक़ाकार से दहशतगर्दों की कमर तोड़ी जा सके, जो मुल्की मुफाद के ख़िलाफ़ काम करते हैं, बगावत करते हैं, बगावत पे उकसाते हैं, उनके ख़िलाफ़ एक टाइमली मगर ड्यू प्रोसेस के साथ सिर्फ़ उस जुर्म में जो उन्होंने किया है बाकायदा तहकीक के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद ये ज़िम्मेदारी उन्होंने ली है कि उनको सज़ा मिलेगी और दहशतगर्दी या म्यूटनी या बगावत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये तो। सर मज़हर अब्बास साहब, इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो मुसद्दिक साहब बता रहे हैं, तो ऐसे वो जो हैबत है एक मिलिट्री कोर्ट की जो सिविलियन टेररिस्ट के ऊपर भी होती है और जो उन लोगों पे भी होती है जो एस्पेरेंस वगैरह करते हैं लेकिन होते सिविलियंस हैं, वो हैबत जो है वो ख़त्म हो जाएगी और जो बाकी की लोअर कोर्ट्स हैं वो मुतहम्मिल हो सकती हैं इतने बड़े बड़े टेररिस्टों का ट्रायल करने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डाले बगैर। आप किस तरह देखते हैं सर आज के डिसीजन को? देखिए कामरान, मैं तो इस फैसले को पॉजिटिवली देखता हूँ। देखिए ये जिम्मेदारी मुसद्दिक साहब ने सुप्रीम कोर्ट पे डाल दी है, हालांकि मुसद्दिक साहब के अपने ऊपर ये जिम्मेदारी थी। उनकी गवर्नमेंट हो, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को किसने बेहतर बनाना हो? ये हाई कोर्ट के पास जा चुकी है, तरामीम ये लाने जिम्मेदारी हाई कोर्ट्स के पास जा चुकी है। मेरी हाई बात कोर्ट्स के पास जा चुकी है, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट जो है मुसद्दिक साहब मेरी बात तो सुन लें। चले मदर साहब की बात हो जाए, मुसद्दिक साहब मेरी बात तो जी जी आप जज्बाती हो रहे, मेरी बात तो सुन लें आप। नहीं मैं तो मसला ये है कि आइन हो, कानून हो, हमने तरीक़ाकार क्या निकाला? अभी कामरान आपने कहा पहली चीज़ तो ये कि जो स्पाइंग है, जो जासूसी है, वो एक बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है। कोर्ट मार्शल एक बिल्कुल दूसरी चीज़ होती है, मिलिट्री कोर्ट का ट्रायल एक दूसरी चीज़ होती है। 98 में गवर्नर राज लगाया गया सिंध के अंदर और उसके बाद जब हकीम सईद साहब का मर्डर हुआ था उसके बाद भी मिलिट्री कोर्ट्स बने थे। अगर उनके चंद फैसले उठा के आप पढ़ लेना तो आप हैरान रह जाएंगे उनके फैसले। लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ भी स्ट्राइक डाउन किया, गवर्नर राज को ख़त्म किया और मिलिट्री कोर्ट्स ख़त्म हुई। मसला मिलिट्री कोर्ट या सिविलियन कोर्ट्स का नहीं है। हमने क्या वे आउट तलाश किया था टेररिस्ट को मारने का? क्या वो तरीक़ाकार दुरुस्त था? चाहे कराची में कराची ऑपरेशन हो या पंजाब में जब शहबाज शरीफ साहब ने सेक्टेरियन आउटफिट्स को, हमने तरीक़ा ये किया कि एक्स्ट्रा जुडिशली लोगों को मारना शुरू कर दिया।
क्योंकि हम ट्रायल नहीं कर पाते थे, हम अपना पुलिस सिस्टम बेहतर नहीं कर सकते, हम डाल देते हैं सब चीज़ों का। हमने ये जो सिविलियन गवर्नमेंट्स रही हैं, इन्होंने क्यों नहीं पुलिस सिस्टम बेहतर किया अपना, सही। क्यों नहीं एक स्ट्रॉन्ग पुलिस फोर्स इंस्टीट्यूशंस खड़ी की, चाहे इमरान खान की गवर्नमेंट हो, PMLN की हो, पीपल्स पार्टी की हो, इवन मिलिट्री जो रिजीम्स रही हैं, जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस बनना चाहिए था वो आपका पुलिस सिस्टम बनना चाहिए था, क्योंकि वहाँ से चीज़ें चलती हैं, वहाँ उस पुलिस को वेल इक्विप्ड करते। अब आप आ जाएं इस पर, अभी आपने ये बात की कि जो रिटायर्ड फौजीज हैं उनका या जो ट्रायल भी सिविलियंस काम कर रहे हैं कोर्ट्स फौजी में होगा और इंस्टॉलमेंट्स उस में। पे नहीं होगा। जी नहीं, मैंने पहले तो इनकी बात कर लेना। जी जी जी। कुछ सालों पहले ISPR का एक बयान आया था, जब रिटायर्ड जनरल्स जो थे और ऑफिसर्स थे वो एनालिसिस दे रहे थे, पॉलिटिकल एनालिसिस, तो उनका ये बयान आया था कि दे हैव नथिंग टू डू विद द मिलिट्री वंस दे हैव रिटायर्ड। उसके बाद नहीं सर, उनका नहीं, मामला दो जो है चीज़ों वो में फ़र्क मिलिट्री के दायरे से है बाहर मदर आ साहब। जाता मैं है। आपसे पूछ रहा हूँ, एक तो ये है कि आप रिटायर हो गए और उसके बाद आप मिलिट्री के ऊपर कमेंट कर रहे हैं मिलिट्री के, तो वो ISPR ने ये कहा था कि हमारी तर्जमानी नहीं कर रहे, लेकिन एक शख्स जो रिटायर हुआ या ड्यूरिंग द ट्रायल रिटायर हो गया या बाद में ट्रायल रिटायर हुआ, उसके बाद पता चला उसके ऊपर जासूसी के इल्ज़ाम हैं या कोई और इल्ज़ाम हैं इस तरह के, तो उसको तो ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में हुआ करता था ना, लेकिन जब आपने ये शिकी हटा दी, हाँ, ये क्लॉज ही फारिग कर दिया, अब तो नहीं हो सकेगा। हाँ कामरान, ये मैं एक कह रहा मिनट एक मिनट भाई कामरान। जी जी, आपसे मिलिट्री कोर्ट और कोर्ट मार्शल, मेरे नुक्ते नज़र से, अवैध साहब बेहतर बता सकते हैं, मेरे नुक्ते नज़र से कोर्ट मार्शल होना और मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होना ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जासूसी, अगर कोई जासूसी मुल्क के खिलाफ जासूसी कर रहा है, वो कर रहा है, उसका कोर्ट मार्शल होगा। दैट्स समथिंग वेरी डिफरेंट फ्रॉम ट्रायल ऑफ द मिलिट्री कोर्ट मार्शल तो हाजिर सर्विस का भी हो सकता है ना ना। मदर साहब, कोर्ट मार्शल तो किसी हाजिर सर्विस अफसर का भी हो सकता मैं है। यही आपसे बात लेकिन कर मैं रहा हूं। मेरी अर्ज सुने आप ना, मेरी- अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरी बात एक बंदा रिटायर होने के बाद उसके मुतालिक अगर इंकशाफात हों मिलिट्री इंटेलिजेंस के पास और वो केस दायर करना चाहें उसके ऊपर, जो सर- कि आप ओपन फोरम कोर्ट में नहीं दे सकते, तो वो भी अब जो है ओपन फोरम में ही होगा, वो अब उसका रिटायर्ड बंदे का, क्योंकि वो सिविलियन बन चुका है, मिलिट्री कोर्ट में नहीं हो सकता। मेरे भाई मेरी बात तो सुन ले, जी, मेरी जी, आपसे तो बात कर रहा complete हूं, हो सर। जाने दें कामरान। वाकई आप बहुत आप नहीं, वाकई सर, जज्बाती हो रहे हैं। टाइम कम होता है, देखिए, आपसे दो डायलॉग तीन कर रहा हूं चीजें जी। हैं। नहीं, मेरी बात तो जी जी जी, बताएं। सर, मैं सर, कामरान सर। मैं ही आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए, एक आपके कुछ जनरल्स हैं, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो सिविलियन सर्विस में काम कर रहे होते हैं ना। मैं सर्विंग्स की भी बात कर रहा हूँ, कहीं सिविलियन पे पोस्टिंग होती है उनकी, उस इंस्टीट्यूशन की वो फैसिलिटीज़ अवेल करते हैं। वहाँ अगर उनके खिलाफ कोई करप्शन का चार्ज आ जाए तो उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट में नहीं हो सकता। क्यों? सिविलियन इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, तो अगर वहाँ कोई वाकया हुआ है तो उनका ट्रायल सिविलियन कोर्ट में क्यों ना हो? बिल्कुल, देखिए सर, ये चीज़ें आप इतनी आसान नहीं ठीक है सर, Terrorism आपका is ये something पॉइंट very different. आपके तय आ गया। मैं आपको सिर्फ ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा था कि सिविलियंस जो कि प्राइवेट सेक्टर्स में काम करते हैं उनकी बात नहीं हो रही, उन रिटायर्ड अफसर्स की बात नहीं हो रही जो सिविलियन डोमेन में काम करते हैं, उन रिटायर्ड अफसरान की बात हो रही है जो मिलिट्री से रिटायर हुए, लेकिन नहीं, उनके तो मुझे मुतालिक पता कामरान चले ये तो बताएं कि उनका ट्रायल जो सिविलियन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं, उनका ट्रायल कहाँ होना चाहिए आपके नुक्ते नजर से? वो तो ओपन कोर्ट्स में होना चाहिए। अगर उनका मामला खत्म हो चुका है मिलिट्री से और नहीं मिलिट्री से होता ना मुतालिक कोई ओपन केस कोर्ट नहीं है। में। ओपन कोर्ट में नहीं होता ना उनका ट्रायल। अच्छा, मेरे ये तो भाई सर- ओपन कोर्ट में नहीं होता अब तो ना खैर उनका वैसे नहीं ट्रायल। होगा, सिविलियन उन्होंने कोर्ट स्ट्राइक में डाउन नहीं कर होता दिया। उनका ट्रायल। बिल्कुल ठीक है सर, उन्होंने स्ट्राइक डाउन कर नहीं, ही दिया। वक्त तो छोड़े ना, अब की बात छोड़ें, अदरवाइज भी मतलब हमारे नुक्ते नज़र से मैं और आप डिबेट कर रहे हैं, मुझे ये बताएं क्या मिलिट्री कोर्ट्स अंडर अ सिविलियन रूल जायज़ है या नहीं है? पाकिस्तान के जो अब तक का किसकी राय जो कमजोरी वक्त कानून था उसके हिसाब से तो जायज़ था और हज़ारों लोगों को सजाएं भी हुई, तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ आपको सर। और अभी फुल कोर्ट बनेगा, हो सकता है वो इसको अपहोल्ड भी कर दे, अपील में तो जाना ही है। तो मेरी राय की क्या है, मेरी राय में तो मुझे इजाज़त दें, एक वाकया सुनाना चाहता हूँ आपको। अवैध साहब सुनाना चाहे सर, क्विकली सुना दें, फिर मैंने ब्रेक भी लेनी है, फिर मैंने आपको भी एक वाकया सुनाना था। जी बताएं जी अवैध साहब। जी, मैं भी मैं एक बात आपको करना एक बड़ा बताने लगा हूँ। 1945 में जब ये सेकंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई और इंडियन लिबरेशन आर्मी के तमाम ऑफिसर जो है गिरफ्तार हो गए बर्मा में, उनका कोर्ट मार्शल हुआ था दिल्ली में जी, जिनमें सुभाष चंद्र बोस वगैरह भी थे, वो मुसलमान भी थे, हर मज़हब के लोग थे। ट्रायल का पहला दिन था और क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रायल था इसलिए फील्ड मार्शल, सर्विंग फील्ड मार्शल उसके प्रिजाइड कर रहे थे कोर्ट को। और पहले दिन जज एडवोकेट जनरल ने आके अदालत को बताया कि जनाब आज दिल्ली के सिविल जज 4 क्लास ने
स्टे ऑर्डर इशू कर दिया आपके ट्रायल के खिलाफ। उस ज़माने में सिविल जज 4 क्लास भी होता था, अच्छा अब तो तीसरे दर्जे तक है। अच्छा, आप सोचिए कि उन्होंने ट्रायल को रोक दिया, वाइस राय से राय पूछी, वाइस राय ने कोई राय नहीं दी। मैं आपको तारीखें बता रहा हूँ जो रिकॉर्डेड है। जी जी, वाइस राय ने भी कोई राय नहीं दी। उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट से ओपिनियन मांगी। ब्रिटिश गवर्नमेंट की एडवाइस ही आई कि सिविल जज इज द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ ब्रिटिश जुडिशियल सिस्टम, हिज ऑर्डर शुड बी रिस्पेक्टेड एंड ओबेड, एडजर्न ट्रायल टिल द स्टे ऑर्डर इज वेकेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। सही सर, और आपका रोक पॉइंट दिया आ गया। गया, खत्म हुआ आप जब जिन तक लोगों की, उसके मैं खत्म एक ब्रेक नहीं पे हुआ। जाऊंगा, ब्रेक के बाद ये भी पता करेंगे कि साइफर केस जो है उसके ऊपर जो इमरान खान पे आज फर्द जुर्म लगी है, क्या इस फैसले से उसकी अदालत की साख के पे कोई फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता? मेरी ज़ाती राय तो नहीं पड़ता, लेकिन पूछ लेंगे याहिया साहब से भी और मुसद्दिक मलिक साहब और बाकी के लोग जो है वो ये भी बताएंगे कि नवाज शरीफ साहब जो है वो क्या करने आ रहे हैं भाई, और बड़े काम जल्दी जल्दी उनके हो रहे हैं। लेकिन अवैस साहब जिन ममालिक की मिसाल दे रहे हैं ना, यानी बरतानिया के कॉलोनियल सिस्टम की, तो वहाँ के कॉलोनियल सिस्टम के अंदर भी निज़ाम इंसाफ ऐसा था कि मजिस्ट्रेट की भी राय की इतनी रिस्पेक्ट थी, तो वहाँ पर वो हो नहीं सकता था जो हमने 3.5 पौने 4 साल इस मुल्क के अंदर देखा है, जिसके अंदर जो है इस्टेब्लिशमेंट जो है इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर मीडिया का गला घोंट रही हो, एंकरों को फारिग करा रही हो, यानी इमरान खान और जनरल बाजवा साहब की इस्टेब्लिशमेंट थी। और बजाय प्राइम मिनिस्टर जो है ही वुड बी कॉलिंग द शॉट, वो प्राइम मिनिस्टर रिटायर होने के बाद निकाले जाने के बाद ये बता रहा होगा जी वो तो बाजवा तो किंग था, किंग प्लस था, मैं तो बेबस था, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था। वहाँ पे ऐसा भी सर नहीं होता जिन ममालिक की आप मिसाल दे रहे हैं अवैस साहब। तो हमने तो पीछे गए, हालांकि ये इमरान साहब, ये बेनज़ीर साहिबा, ये तो बाहर के क्वालिफाइड हैं, ये तो वहाँ से भी कुछ सीख के नहीं आ सके। खासतौर पे मैं अपने लेजेंडरी लीडर इमरान खान की बात करूँ। ब्रेक लूँगा जी। एक एक्ट जिसको पार्लियामेंट ने पास किया, ऑब्वियसली सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरप्रेट करने के बजाय जो है इस फैसले में स्ट्राइक डाउन किया है, और ऑब्वियसली इसमें अपील के लिए अब जब जाया जाएगा तो देखेंगे फाइनल डिसीजन क्या आता है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जिन क्लॉजेस को स्ट्राइक डाउन किया है आज के इस 5 रुकनी बेंच ने, ये सुप्रीम कोर्ट इससे पहले इसी सेक्शन 21D को अपने कंजेक्टिव फैसलों के अंदर अपहेल्ड करती रही है, तभी सिविलियंस का ट्रायल होता रहा है। ऑब्वियसली अब इसके अंदर कुलभूषण यादव का ट्रायल भी ट्रांसफ़र होना पड़ेगा मिलिट्री कोर्ट से सिविलियन कोर्ट के अंदर। लेकिन याहिया साहब, ये जो इमरान खान साहब की स्पेशल कोर्ट बनी है साइफर के मामले के ऊपर, इसको भी फ़र्क पड़ेगा इससे या इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? ये कोर्ट में ही काम चलता रहेगा या इमरान साहब का केस यहाँ से ट्रांसफ़र हो जाएगा? याहिया साहब देखिए, आर्ग्यूबली जो स्पेशल कोर्ट क्रिएट हुई हुई है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की, जो इमरान खान का केस सुन रही है, उसके ऊपर इसका इफेक्ट तो नहीं बनता। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जब डिटेल्ड जजमेंट आएगी तो थियोरेटिकली तो आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि ये जो आज का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, वो जो आप फिर से बात रीइटरेट कर रहा हूँ कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स होती हैं उसकी सारी ज्यूरिस्प्रूडेंस को चैलेंज कर चुका है। तो आर्ग्यूबली आप केस तो बिल्ड कर सकते हैं कि जी स्पेशल कोर्ट्स, क्योंकि देखिए ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मसला भी पीपीसी में ऑलरेडी कवर्ड था, तो आपने उसके लिए स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स क्यों बनाई है? तो यही तो प्रॉब्लम है आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की कि इसको ये बहुत गलत डायरेक्शंस में ज्यूरिस्प्रूडेंस को चेंज कर सकता है। लेकिन ये जो केस है उसके ऊपर आज के फैसले से अफेक्ट नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल कोई डायरेक्ट इस तरह की बात जजमेंट के अंदर कर दी जाए। राइट। वैसा आप कहते हैं नवाज शरीफ साहब नहीं आएंगे, वो आए भी और सुना, बड़ी अच्छी स्पीच की है। मेरे सामने गैलप का सर्वे मौजूद है और उसमें वो लग रहा है 50% अफराद ने कहा है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापसी और पाकिस्तानियों के मुस्तकबिल के लिए बड़े बेहतर होंगे। 70% पाकिस्तान राय दी है कि नवाज शरीफ को मुल्क के आगे ले जाने के लिए इमरान खान समेत तमाम लोगों से मिलकर काम करना चाहिए। हर 3 में से एक पाकिस्तानी ने उनकी स्पीच सुनी है। सर, आपकी तो सारा एनालिसिस ही गलत साबित हो गया वैसा साहब। और स्पीच के बारे में क्या ख्याल है, जलसे का पावर शो जो हुआ है? देखिए, जहाँ तक उनके आने के मुतालिक मेरी बात थी, तो मैं वलीउल्लाह तो हूँ नहीं, मेरे से गलती हुई, मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरी कैलकुलेशन में गलती हुई। जहाँ तक उनकी स्पीच में कोई ऐसी उन्होंने जो रोड मैप देना था या कोई उन्होंने ऐसी पाकिस्तान के हालात को बदलने के लिए, इकॉनमी को संवारने के लिए और पाकिस्तान की बिलो पॉवर्टी लाइन के 55% लोगों की हालत को बदलने के लिए कोई एक बात भी नहीं और की। जलसा कैसा लगा आपको? बल्कि आंसू भी बहाए हैं तो वो उनके लिए नहीं बहाए हैं। अच्छा। उनके लिए नहीं बहाए हैं तो किसके लिए बहाए? अगर काश होता कि वो उन लोगों की हालत के ऊपर आंसू बहाते तो फिर होता कि एहसास है कौम का। लेकिन सरमायादार आदमी है, इन लोगों को कहाँ एहसास होता? तो आंसू किस लिए बहाए उन्होंने? आए, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है। है मुसद्दिक मलिक साहब, आंसू भी बहाए,
तो कोई फ़ायदा ना हुआ, आवाम के लिए तो बाहर ही ना कोई रोड मैप दिया है। आप भी वहाँ मौजूद थे, क्या मंजर था मेरे भाई वहाँ पे? आप सेटिस्फाई हैं नवाज शरीफ साहब की मैं ज़रा performance से? एक सेकंड अगर आप इजाज़त दें तो मज़हर अब्बास साहब की बात पे तबसरा करना हाँ, चाहूँगा ज़रूर, 5 ज़रूर। सेकंड All में। yours, मैं मज़हर समझता हूँ मज़हर अब्बास साहब सही बात कर रहे हैं। मैंने भी जो आपके सामने बात रखी है वो ये है कि ड्यू प्रोसेस होना चाहिए। ड्यू प्रोसेस के बगैर किसी को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और जो आपका जस्टिस है वो होता हुआ भी नज़र आना चाहिए और होना भी चाहिए और टाइमली होना चाहिए। जिसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि क्या क्या उसमें अज़ाब हैं हमारे लिए, 100 साल मुकदमे चलते रहते हैं। ये जो इन्होंने बात की मज़हर अब्बास साहब ने पुलिस वाली, वो भी ठीक है। मैं समझता हूँ ये सिविलियन ज़िम्मेदारी है कि पुलिस के इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करें। हमारी भी ज़िम्मेदारी है, दीगर हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है, और हमें पुलिस को स्ट्रेंथन करना होगा। ये भी बात इनकी बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक अदालती निज़ाम है उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव ज़िम्मेदारी तो सिविलियन हुकूमत के पास होती है, लेकिन उसकी जुडिशल जो उसके तमाम ज़िम्मेदारियाँ हैं वो मेरा ख्याल है 18वीं तरमीम के बाद अब हाई कोर्ट्स को मिल चुकी हैं। तो आज के फ़ैसले के बाद जो हमारा निज़ाम है इंसाफ का, उसकी किसी हद तक ज़िम्मेदारी हम लेनी होगी सियासतदानों को। अब वो नवाज तो शरीफ साहब पे आ ब्रंट जाएं। लेते हैं, तमाम क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी ठीक। लेते हैं, मगर साथ के साथ में अदालती निज़ाम को भी लेनी होगी। देखें, नवाज शरीफ साहब, ये अवैस साहब ने बात की, चलिए जैसे उन्होंने मुनासिब समझा बात कर दी। अल्लाह रहम करे, किसी को पर ऐसा वक्त नहीं आए कि उसका बाप की तदफीन हो तो वो कंधा ना दे सके, उसकी माँ मर जाए तो वह जनाजे में शिरकत ना कर सके, उसकी बेगम मर जाए और वो बिलबिलाता रहे कि मेरे एक फ़ोन पे बात करवा दें, मेरी फ़ोन पे बात करवा दें। तो फिर ये कहना कि आंसू किस लिए बहाए, तारीख़ चलें, आपने जो आपका ज़र्फ़ था उसके मुताबिक आपने बात कर दी। लेकिन ये कहना कि उन्होंने पाकिस्तान के मुतल्लिक बात नहीं की, वो बात नहीं की जो गालिबन आप सुनना चाहते थे। उन्होंने कहा कि गाली का जवाब गाली से नहीं देना। ये एक नया पॉलिटिकल और हमारी सोसाइटी को एक नई डायरेक्शन देने के लिए कहा जा रहा है। ये नहीं कहा कि इनकी बच्चियों से रिश्ते ना करना, इनके बच्चों को स्कूलों से बाहर निकाल दो, जहाँ पे गुज़रो वहाँ पे एक गंदगी की बाल्टी उठाओ, माँ बहन की परवाह किए बगैर कीचड़ उठा के मुंह पे फेंकते चले जाओ। ये नहीं कहा। कहा है कि हुआ, ये तमाम चीज़ें तारीख़ी तौर पे हुई, लेकिन हमें आगे बढ़ना है। और मैं यूथ को भी और अपने लोगों को भी कह रहा हूँ कि किसी ने गाली का जवाब गाली से नहीं देना। ये भी कहा कि सबके साथ मिल के चलना है और आगे बढ़ना है और एक नए रास्ते का तयन करना है। ये नहीं कहा कि मैं एयर कंडीशनर उतार दूंगा, मैं कूलर उतार दूंगा, मैं पानी नहीं पीने दूंगा। आज तो साइकिल चली गई है, यानी ट्रेडमिल चली गई है। तो वो जो था कि हर कैदी बराबर होता है, उसके पंखे नहीं होने चाहिए, उसके कूलर नहीं होने चाहिए, इधर जिम्नेज़ियम भी साथ बना रहे हैं, ट्रेडमिल लेकर जा रहे हैं। तो ये नहीं कहा, ये नहीं कहा। कहा कि ठीक है, जो उनको मिल सकती हैं सहूलियात मिलें, किसी इंतकामी कार्रवाई का मैं हिस्सा नहीं बनूंगा। ये नहीं कहा मैं छोड़ूंगा नहीं, मूँछों से पकड़ के मौत की काल कोठरी में डाल दूंगा। ये नहीं कहा। ये भी बताया है कि 24 साल में नवाज शरीफ ने एक इलेक्शन लड़ा है, एक बस। 2002 में बाहर किया, 2008 में बाहर किया, 2018 में बाहर किया। अब की भी जूरिस्प्रूडेंस आ जाएगी हमारे सामने। ये जितनी आपको तरक्की नज़र आती है जिसका उन्होंने जिक्र किया, जिस हवाले से उन्होंने बताया कि मैं उस मुल्क की तकदीर बदलूँगा, ये रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 18 घंटे की लोड शेडिंग जो सिफर हो गई थी, ये गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर, ये स्कूलों के अंदर जो, ये अस्पतालों में जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CT स्कैन लग गए, ये पक्कियाँ सड़कें, सौखे पेंडे, ये 6% की ग्रोथ, उन सब चीज़ों का हवाला दिया कि ये सब अवैस साहब को नजर नहीं आई मेरे ख्याल से ये बातें सारी। अगर 4 साल में एक सेकंड के लिए अगर 4 साल में मुल्क में ये तरक्की हो सकती है, तो उस शख्स को जिसको आप बार बार गिराते हैं, उसको 26 साल मिले होते तो आज ये मुल्क किधर होता। बिल्कुल ठीक, वो डायरेक्शन दी है। बिल्कुल ठीक है सर। हम इस मुल्क की तकदीर मिल के बदलेंगे और इंतकाम नहीं लेंगे और गाली नहीं निकालेंगे। अवैस साहब, मैंने मदद साहब के पास जाना, कुछ कहना आपने क्विकली? जी अवैस साहब। मैं देखिए ऐसे क्विकली नहीं, जितना टाइम हम उनको दे रहे हैं, मुझे आपको सबसे ज्यादा टाइम दिया आज, पहले तो आप मुझसे लड़ गए थे आज बयान करने की। जी बताएं अवैस साहब, बताएं। नहीं लड़ नहीं रहा था मैं भला आपसे क्यों लड़ूंगा? अच्छा सही है, मैंने प्रोग्राम में बैठना था, आपसे लड़के तो नहीं बैठना। आपने तो किसी और से लड़ना है, और अब तो वैसे भी आपको रियायत मिल गई, आप लड़े या हमला करें, आपका सिविल कोर्ट में चलेगा केस। जी अवैस साहब बताएं क्या फरमा रहे हैं। जी देखिए मुसद्दक साहब ने जो जजमेंट के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी के हवाले से जितनी बातें की हैं,
मैं बिल्कुल उनसे इत्तफाक करता हूँ और बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बातें की उन्होंने। जी। और अभी जो ये गुफ्तगू कर रहे थे, इसी तरह से मैं कह रहा हूँ कि देखिए, नवाज़ शरीफ साहब ने अच्छे काम भी किए। यह ज़ाहिर है कि इतना अरसा उन्होंने हुकूमत की है, इतना अरसा 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे, अच्छे भी हुए बुरे भी हुए। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो बड़ी डिस्टिंग्विश है, जो दूर से नज़र आ जाती है, कि वो 80 से लेकर 93 तक के उनके अगर सारा हिसाब किताब देख लिया जाए, तो उसके बाद उनकी एवरफील्ड की और उनकी अजीज़िया की उनके जायदादों को देखा जाए, तो वो ऐसा लगता है कि मुल्क गरीब हो गया और वो अमीर हो गए। इसमें बहुत सारी डिटेल्स हैं। अब वो मैं ठीक है, वक्त नहीं है अब कि मैं उनकी क्विकली डिटेल मदर आपको साहब के पास बताऊं। जाना चाह रहा हूँ। और पॉवर्टी लाइन, ठीक, बिल्कुल ठीक, मैं आऊँगा आपके पास सर दोबारा। अवैस साहब, मज़र अब्बास साहब, 3-4 क्विक सवाल है। नवाज शरीफ साहब की तकरीर तो जो हो गई, जो आप उससे मुतलिक सवाल ये, क्या नवाज शरीफ साहब ये तासुर देने में कामयाब हो गए हैं एटलीस्ट अपने लोगों को कि ही इज़ द फैक्टर इन पॉलिटिक्स, गिवन द फैक्ट कि इस वक्त नेशनल लेवल की कोई लीडरशिप बाहर आज़ाद नहीं है, और उन पर ट्रस्ट करें, वो इकॉनमी को बेहतर कर देंगे उनके लिए? सर पहले तो ये बता दें, ये इम्पैक्ट हुआ या नहीं हुआ? देखिए कामरान, उसके लिए देखिए कामरान, बहुत सीधी सी बात है। अभी मैं सिर्फ एक मिसाल दे के आपको इसका जवाब दे देता हूँ। अभी जैसे मुसद्दिक साहब बात कर रहे थे, देखिए 2 ट्रायल की मैं बात करूँ, इशू सिविलियन कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट ट्रायल का नहीं है। इशू ये है कि जिस तरह ट्रायल्स होते हैं हमारे यहाँ, भुट्टो साहब का ट्रायल सिविलियन कोर्ट में हुआ था, मिलिट्री कोर्ट में तो नहीं हुआ था, लेकिन क्या ट्रायल वो जस्टिफाइड था? जिस अंदाज में वो ट्रायल हुआ, उसके पीछे कौन सी कुव्वतें थी जिन्होंने उन्हें मौत की सज़ा दिलवाई और फांसी चढ़वा दिया? नवाज शरीफ साहब का केस देख लें आप, जो 1999 में हुआ था। एक मैंने वो ट्रायल अटेंड किया था। एक वो ट्रायल हुआ था जिसमें खुद मुशर्रफ साहब का बयान शामिल नहीं था। मुशर्रफ साहब ने उसमें बयान नहीं दिया, सारा केस उनकी सो कॉल्ड हाईजैकिंग पे रिवॉल्व कर रहा था। लेकिन मुशर्रफ साहब कोर्ट में भी ना आए, ना बुलाए गए, ना उन्होंने बयान दिया उधर। नवाज शरीफ साहब को उम्र कैद की सज़ा हो गई और सज़ाए मौत की इन्हेंसमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए हाई कोर्ट में अपील भी कर दी गई। ठीक। दूसरा ट्रायल मुशर्रफ साहब का नवाज शरीफ साहब ने करने की कोशिश की, क्या हुआ उसका नतीजा? यानी कभी आपने सुना है कि एक मुल्जिम को कोर्ट ले जाया जा रहा है और बीच में से उठाकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है? ये है आपका सिस्टम। सिविलियन कोर्ट या मिलिट्री कोर्ट मैटर नहीं करते। मसला यह है कि आप जिसको सजा दिलवानी होती है। बिल्कुल ठीक। और अब नवाज शरीफ साहब क्विकली अगर बता दें, अब आप आ जाए नवाज शरीफ। अब जी मेरे सवाल का जवाब। बिल्कुल, नवाज शरीफ साहब देखिए नवाज शरीफ साहब आए हैं, जाहिर है उन पे एक क्रिटिसिज्म है कि जी वो मुजरिम हैं और उन पे वो नाअहल हैं। अब उसका क्या होता है, तकरीर जो थी उनकी, उसमें एक रोड मैप मुझे नज़र आया। अब वो उस पर इन्फोर्स करते हैं या नहीं करते हैं, वो इनके ऊपर है। राइट। एक रोड मैप ये नज़र आया कि सबको साथ लेकर चलने वाली। आपको नजर आया? उसमें प्रैक्टिकली वो क्या करेंगे वो हमें नजर आया, वैसे साहब को नजर नहीं आया। मैं क्या करूं? जी। एक ब्रेक तो ले सकता हूं मैं, इस पे एक ब्रेक लेंगे जी। ये बड़ा दूरस्थ नताइज का हामिल फैसला है आज सुप्रीम कोर्ट का, और देखते हैं कि इसको जब चैलेंज किया जाएगा तो फुल कोर्ट में इसका डिसीजन आएगा फाइनल या क्या आएगा। फिलहाल तो जो है वो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ मिला है इस फैसले के अंदर। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।